नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 2014 में जिस गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी सियासी संग्राम में कूदी, गुजरात के जिस विकास की बात कहकर नरेंद्र मोदी पूरे देश को रोशन कर देने का दावा कर रहे हैं, अब वही गुजरात मॉडल सीधे कांग्रेस के निशाने पर है। राहुल बार बार आंकड़ों के साथ गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मोदी या बीजेपी उन आरोपों पर सटीक जवाब न देते हुए इधर उधर के बयान देते फिर रहे हैं। ऐसे में बीच बहस के दौरान कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी बार बार राहुल के गुजरात मॉडल के सवाल पर ठोस जवाब देने से आखिरकार क्यों बच रहे हैं? क्या गुजरात मॉडल एक छलावा है? देश जानना चाहता है कि आखिर गुजरात विकास पर राहुल मोदी के युद्ध का सच क्या है। वक्त बदल चुका है। विकास के लिए वोट देना है, विकास के लिए वोट देना है। कृषि विकास के लिए अगर मॉडल के रूप में देखना है तो गुजरात को देखिए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जिस गुजरात मॉडल का सपना दिखाकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठने की हसरत पाले हैं, अब उसी गुजरात मॉडल पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक एक कर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुजरात मॉडल की बात की है, आपने सुना होगा। गुजरात मॉडल सुना आपने? राहुल ने सबसे पहले मोदी के गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल कहकर खलबली मचा दी। भैया, टॉफी कितने रुपए की आती है? हाँ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। कितने रुपए की? 1 रुपए की। मोदी साहब अदानी जी को 1 स्क्वायर मीटर जमीन 1 रुपए के लिए देते हैं, इसलिए मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं, टॉफी मॉडल कहलाता हूँ। साफ था राहुल की ये चोट मोदी को सीधे दिल पर लगी थी। हालांकि राहुल के गंभीर सवाल पर गंभीर जवाब देने की बजाय मोदी ने राहुल की तुलना एक छोटे से बच्चे से कर दी। 10 दिन तक वो गुब्बारा 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 करते रहे। अब बच्चों का स्वभाव रहता है, वो ज्यादा दिन उनको एक खिलौना पसंद नहीं आता, तो 10 दिन के बाद अभी उन्होंने कल से टॉफी पकड़ी है। सिर्फ एक व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है। बिहार में कुछ होता है, लेकिन राहुल का हमला जारी था। राहुल ने टॉफी मॉडल कहने की वजह भी बताई। देश में कुछ होता है तो वो जानता है। 45,000 एकड़ मतलब जितनी जमीन औरंगाबाद शहर में है, उतनी जमीन इन्होंने एक उद्योगपति को दी। फिर आप पूछोगे भैया, अगर औरंगाबाद बेच दिया तो कितने रुपए के लिए बेचा होगा? कितने रुपए के लिए बेचा होगा? क्या लगता है आपको? 300 करोड़ रुपए के लिए औरंगाबाद जितनी जमीन एक व्यक्ति को उठा के दे दी। ठीक है, समुद्र के किनारे जमीन मुंबई जितनी लंबी गुजरात में उसी व्यक्ति को दी। कितने रुपए के लिए? 30 करोड़ रुपए के लिए उठा के दे दी। राहुल जहां भी जा रहे हैं गुजरात मॉडल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 11 रुपए है, 11 रुपए से कम है तो गरीब हो, 12 रुपए है तो गरीब नहीं हो। 12 टॉफी मिलती है गुजरात में, आप अमीर हो अगर आपके पास 12 रुपए है। बिहार के किशनगंज में तो राहुल ने यहां तक कह दिया कि मोदी दरअसल गुजरात मॉडल की आड़ में देश के लोगों को उल्लू बना रहे हैं। बिहार का जो रेडार है ना, उसका कोई उल्लू नहीं बना सकता है। आप बहुत होशियार हो। मोदी जी, हिंदुस्तान का उल्लू बनाना बंद करो। बीजेपी एक बार फिर बौखलाई और राहुल के उल्लू वाले बयान पर भी पलटवार किया गया। मतदाता को उल्लू कहना एक विवेक से भरोसा उठने वाली बात है, जो कि कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने बौखलाहट में दिखाई है। उन्होंने लेकिन इस पलटवार में भी किसी को तार्किक जवाब की झलक नजर नहीं आई। सिर्फ सवाल एक है, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव हो रहा है। ऐसे में जानकार अब ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी गुजरात मॉडल पर जवाब देने से बच क्यों रही है। निर्णय आपको तय करना है। क्या मोदी का गुजरात मॉडल एक छलावा है? गुजरात विकास पर राहुल मोदी के युद्ध का सच क्या है? वो कौन है जो गुजरात मॉडल को हथियार बनाकर वाकई में लोगों का उल्लू बना रहा है? मोदी जी, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान का उल्लू बनाना बंद करो।
सुना आपने क्या कहा राहुल गांधी ने, मोदी को सीधे तौर पर कहा कि हिंदुस्तान को उल्लू बनाना बंद करो। देखी होगी आपने अमिताभ बच्चन की एड्स, किस तरह से कहते हैं आके गुजरात में देखो। अब देश की जनता तो गुजरात जा नहीं सकती है, ऐसे में बड़ा सवाल गुजरात मॉडल आखिरकार क्या है, उसमें क्या खामियां हैं, और मान लीजिए गुजरात मॉडल बहुत बेहतरीन है तो क्या वो देश भर के लिए काम करेगा। ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एनके सिंह साहब जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है वो जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। गुजरात मॉडल के बारे में हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आसिफा खान जी जुड़ेंगे, और साथ ही साथ मीम अफजल साहब हमारे साथ अभी फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इसके बाद वो लाइव भी पैच करने की उनको कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल मीम अफजल साहब आपसे, आप फोन लाइन पर हमें सुन पा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि गुजरात का जो मॉडल है पूरी तरह से छलावा है, इसमें क्या क्या खामियां हैं, जरा स्पेसिफिक तरीके से बताएं ताकि आसिफा जी जवाब दे सके। देखिए, छलावा बिल्कुल है। आपने सुना होगा कि जो इनके यहाँ पोषण है बच्चों का, वो आपको पता होगा। एजुकेशन बहुत पीछे है। उसके अलावा जो अभी राहुल जी ने बोला, उस बिजली के जो इन्होंने पावर प्लांट लगाए हैं उसके अंदर भी अडानी को जो फायदा पहुंचाया है, इसकी डिटेल्स मेरे पास हैं। अब मैं इस वक्त तो सारा नहीं पढ़ पाऊंगा आपको जी, कि जिसमें अडानी साहब को सप्लाई की करनी है 7,000 मिलियन यूनिट्स और 14,393 यूनिट्स इन 2011 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, कॉजिंग दी स्टेट लॉस टू 441 करोड़ एंड 906 करोड़ रेस्पेक्टिवली। अगर 15,000 मिलियन यूनिट्स को हम इकट्ठा कर दें तो अगले 25 सालों के अंदर गुजरात के लोगों को जो नुकसान होने वाला है इससे, यानी जो सरकार को देना पड़ेगा, वो 23,625 करोड़ रुपया होता है। इसी तरह कई जमीनों के सौदे हैं जी। जैसे एक अनहद जो एक एनजीओ है, ठीक है, उसने, चलिए अभी मीम साहब जी, चलिए मैं ये कृषि की बात, हेल्थ की बात, एजुकेशन की बात पे आऊंगी, लेकिन आसिफा जी आप मंद मंद मुस्कुरा तो रही हैं, जरा ये जवाब दीजिए कि गुजरात के मॉडल को अदानी मॉडल कहा जाता है, अदानी किस तरह से फल फूल रहा है गुजरात में, वहां पर जाके अरविंद केजरीवाल भी बोलकर आए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जैसे ही एक नया सर्वे आता है अडानी का शेयर 20 से 30% बढ़ जाता है, ऐसा क्यों है गुजरात में? देखिए, मुझे जो भी कांग्रेस के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उन पर बड़ी तरस आता है कि ये लोग कितनी गलत स्क्रिप्ट लेकर के देश के सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात के मॉडल को दुनिया की किसी भी एजेंसी से चेक करा लीजिए, क्योंकि इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लैंड एक्विजिशन एक्ट का सराहना की है और कहा है कि हमारे पास हिंदुस्तान भर में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें इसी केडर के हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स हैं। और क्यों गुजरात का मॉडल इतनी बेहतरीन तरीके से लैंड एक्विजिशन मामला कर रहा है, बाकी राज्य आसिफा जी, मुझे ये बताइए और मैं उसके बाद एनके सिंह साहब के पास आती हूँ। गुजरात के पास एक भी लैंड लिटिगेशन नहीं है। ये अच्छा, और जो जमीनों की बात ये मीम साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आते हैं। 1 रुपए मीटर जमीनें दी गई है। जी मीम साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही हैं, उनको ये पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने इनको 8 बार मुख्तलिफ किस्म के लैंड बेचने से रोका भी है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रही हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये अनहद को इन्होंने एक आरटीआई के जवाब में बताया है। चलिए हम इस पर भी आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आसिफा जी, आपने अभी कहा कि आप विश्व भर में गुजरात का मॉडल चेक करा लीजिए। मुझे ये बताइए कि आपके गुजरात में हेल्थ की अगर बात हो तो 38 बच्चों की मौत होती है 1000 में से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे कहा जाता है। ये कई और राज्यों से बहुत ज्यादा है। एजुकेशन का देखा जाए तो 13.4% गुजरात की स्पेंडिंग है और कई ऐसे राज्य हैं जो कि ये नेशनल एवरेज से भी कम है, 16.5% नेशनल एवरेज है, उससे भी कम है, और कई और राज्य हैं जो कि ज्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। ये 2 सोशल इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो सीधे गरीबों का भला करते हैं, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ। अमीरों को, अडानी को मुझे भी लगता है कि उनको अच्छे अस्पताल की इतनी जरूरत नहीं होगी, वो अपना पैसा दे सकते हैं, उनको एजुकेशन की जरूरत नहीं होगी। ये 2 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो गरीबों के लिए हैं। तो कुल मिला के सोशल इंडिकेटर्स में ये बात सामने आ रही है कि गरीब गुजरात में और गरीब हो रहा है। इसका क्या जवाब?
देखिए, सबसे पहले मैं लैंड एक्विजिशन का जवाब दे दूं। लैंड एक्विजिशन के जो भी आरोप गुजरात मॉडल पर लगाए जा रहे हैं, वो सारी जमीनें रिलायंस को या अडानी को दी गई हैं कांग्रेस की सरकारों ने जब वो गुजरात में थी। मोदी जी ने सबसे ज्यादा महंगे तौर पर जमीनों को दिया है और वो 1 इंच भी जमीन सरकार की या किसी किसान से लेकर के नहीं दी है। ऐसी जमीनें दी हैं जो मार्शलैंड थी, जहां 20-20, 40-40 मीटर के गड्ढे थे, ना जहां खेती हो सकती थी, ना जहां पर किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता था। और 1 सेकेंड, आप बोलना ना, आपका मौका आएगा तब आप बोलना। जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज आप बीच में ना बोलें, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। ये जमीनें जो तमाम हैं, चिमन भाई पटेल की सरकार थी, मौजूदा जो चीफ हैं कांग्रेस जमीन की बात आसिफा जी थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। चलिए, आपने जमीन दी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ, गुजरात का जीडीपी बहुत जगह से ज्यादा बेहतरीन रहा। सवाल यहाँ पर यह है कि गरीबों के लिए गुजरात मॉडल कितना कामयाब रहा है, इस सवाल का तो जवाब दीजिए ना। हेल्थ और एजुकेशन के आंकड़े बहुत खराब हाल में हैं। आपने 50 योजनाएं स्पिन डॉक्टरिंग करके बना दी हो, लेकिन आप ना तो लड़कियों को, बच्चियों को स्कूल तक पहुंचा सके। ये तमाम आंकड़े आपके खिलाफ है ना अस्पताल सुविधाएं दे सके। टीचर स्टूडेंट रेशो ऐसी है कि टीचर कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि आपके गुजरात मॉडल में टीचर्स को प्रॉपर पे नहीं दी जाती है। बिल्कुल गलत प्रचार हो रहा है ये गुजरात के बारे में, क्योंकि कांग्रेस के पास अब अपना हिसाब, अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इसलिए टाइम टेस्टेड जो मॉडल है गुजरात का, उस पर अटैक करें। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। प्लानिंग कमीशन, NSSO और तमाम तरह की एजेंसी जिनका काम है, उनके आंकड़े हैं। तो कांग्रेस का नहीं बोलिए। आंकड़े आपको बता रही हूँ जी। अंचल जी, मैं इनको अभी अच्छा, सारी एजेंसीज को छोड़ दीजिए। NSSO तो सरकारी एजेंसी है। NSSO के आंकड़े क्या बता रहे हैं कि गुजरात में पहले 11 यूनिवर्सिटीज थी, कॉलेजेस कितनी थी, आज 42 यूनिवर्सिटीज हैं। गुजरात के बच्चे कैपिटल मनी दे देकर महाराष्ट्र और कर्नाटका में पढ़ने जा रहे थे, इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई भी कोर्स करना हो। आज गुजरात में सारे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं और वर्ल्ड क्लास लेवल पर कुछ क्षण के लिए रुकिए, बनी है। मुझे एनके सिंह साहब को लाना होगा। देख लीजिए, एनके सिंह साहब, ये बड़ी समस्या है कि जब भी दोनों पार्टीज आंकड़ों पर चर्चा करने आती है, हमारा सवाल बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, जमीन पर यहाँ पर था कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, स्टूडेंट टीचर रेशो खराब है, बात यूनिवर्सिटी की होने लग जाती है। उसी तरह जिस तरह बात अडानी की होने लग जाती है, रिलायंस की और टाटा की होने लग जाती है, जमीन पर क्या गुजरात मॉडल वाकई उतना अच्छा है, उतना कामयाब है? देखिए आचल, ये दोनों हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको डिस्कस करना, मुझे लगता है कि जो दोनों हमारे बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्टीज के, वो सब्जेक्ट पता नहीं कितना समझ पाते हैं और कितना जानते हैं। सेलेक्टिव अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए मीम साहब ने, तो कुछ आंकड़े आसिफा जी ने दिए। फैक्ट यह है कि डेवलपमेंट थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं आपको यहां से शुरू करता हूं। हिंदुस्तान जब 1990 में एम्बार्क किया लिबरलाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन पे, तो आप ताज्जुब करेंगी कि यहां तब से आज तक 6.5% एवरेज ग्रोथ रेट रहा, जो फेनोमेनल था। नतीजा ये हुआ कि हम जीडीपी वॉल्यूम पे आज दुनिया के 5 देशों में है। $1.86 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है। लेकिन आपको एक आंकड़ा और देते हैं। 1990 में हम हिंदुस्तान के नक्शे पे 135वें नंबर पे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। आज 2013 में हम एग्जैक्टली 135वें नंबर पे हैं। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ। आसिफा जी जो कह रही हैं वो शायद ये फंडामेंटल्स नहीं जान रही हैं। और यही सबसे बड़ी खामी गुजरात मॉडल की है सिंह साहब। अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। मैं यही बता रहा हूं कि जो गिनी कोएफिशिएंट पे रूरल सेक्टर में गुजरात के, ये गलत है, ये गलत है। आप मुझे क्वेश्चन न कीजिए प्लीज। आप उसे पॉलिटिकल फुटबॉल ना बनाइए। पहले समझ लीजिए, सब्जेक्ट को समझ लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आप बिल्कुल गलत कहिए, लेकिन इसको फैक्ट्स को चैलेंज
ये गलत है। आप मुझे बोलने ही नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा? पॉलिटिकल फुटबॉल ना बनाइए, पहले समझ लीजिए, सब्जेक्ट को समझ लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आप बिल्कुल गलत कहिए, लेकिन इसको फैक्ट्स को चैलेंज। आई एम नॉट ट्राइंग टू, आई एम डीलिंग विद द फैक्ट्स। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, आप जानती होंगी फैक्ट्स, हम थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन हम अपनी बात बता दें। यहाँ पे सीएसओ और एनएसएसओ के जो आंकड़े हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, इसलिए प्लीज इसको बियर विद मी, इसको समझे आप कि क्या हुआ है। ये जो स्टेट जीडीपी आप देख रही हैं, स्टेट जीडीपी में ये सही है कि गुजरात 3rd नंबर पे है, लेकिन चेन्नई उससे भी आगे है। गुजरात 5 नंबर पे, चेन्नई 3 नंबर पे है। लेकिन IMR में जो रियल एस्टेट के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है, उसमें गुजरात काफी पीछे है, 11वें और 12वें नंबर पे है। क्योंकि वो स्टेट के डिलीवरी मैकेनिज्म को बताता है कि आपने हेल्थ सेक्टर में कैसा डिलीवर किया। यही एजुकेशन को आप ले लीजिए। एजुकेशन में एक जमाने पे ये 5 और 6 नंबर पे होता था, आज 11 नंबर पे हो गया। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कॉम्परेटिव होते हैं कि पहले क्या था, बाकी स्टेट्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, और उसमें आप देखेंगी तो महाराष्ट्र बेटर किया। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कई स्टेट। केरल तमिलनाडु की बात नहीं है। अब पब्लिक डिलीवरी में आप आ जाइए, फूड ग्रेन है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति यह है कि चेन्नई इस समय, तमिलनाडु इस समय बेस्ट है। गुजरात उस तरह से फूड डिलीवरी नहीं कर पाया है जिस तरह होना चाहिए था। ये बिल्कुल सही है कि गुजरात आज एक्सपोर्ट कर रहा है पावर। ये बिल्कुल सही है कि गुजरात, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने बताया था, अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, कि मैं इस समय तैयार हूं कि कोई भी स्टेट मांगे हम पावर दे सकते हैं, इस हालत में हम हैं। और बहुत अच्छा था। जीडीपी बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन जीडीपी बढ़ेगा इसलिए कि गुजरात में आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन जहां तक स्टेट के फंक्शन की बात है, आप ताज्जुब करेंगे कि तमिलनाडु से ये करीब 1.25 गुना ज्यादा बढ़ा है साइज में। तमिलनाडु से 1.25 गुना ज्यादा बढ़ा है, लेकिन फूड ग्रेन प्रोडक्शन 8 मिलियन गुजरात का है, जबकि 10 मिलियन तमिलनाडु का है। 1.25 गुना प्रोडक्शन तमिलनाडु का ज्यादा है। इसका मतलब पर हेक्टेयर प्रोडक्शन तमिलनाडु का बेटर है। आसिफा जी, मैं मीम साहब के पास आऊंगी, लेकिन आसिफा जी, आंकड़ों को चैलेंज किए बिना या फिर एजेंसीज को चैलेंज किए बिना आपका क्या जवाब बैठा हूं मैं, एनएसएसओ और सीएसओ लेके बैठा हूं, इसलिए प्लीज उसको चैलेंज ना करें। हाँ, चैलेंज किए बिना बताइए कि गरीबों के लिए क्या किया, अडानी, रिलायंस, टाटा के लिए तो बहुत कुछ किया। खेल कर रहे हैं, मैं आपको नहीं, मैं इल्तजा सिर्फ यही कर रहा हूं कि इन आंकड़ों को और इन फैक्ट्स को ना चैलेंज करें। आप अपनी लॉजिक दें, वो अलग बात है। बोलने दें विदाउट डिस्टर्बिंग। आपने कह दी ना सिंह साहब, आपने अपनी बात कह दी, बस खत्म है। अब इसके बाद मैं बोलूंगा भी नहीं, इसके बाद मैं बोलूंगा भी नहीं, आप बोले। नॉट टू फाइट। हाँ, अब मैं बताती हूँ जो आपने कहा कि गुजरात के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है बाकी राज्यों की तादाद में, जिनको आप कंपैरेटिव स्टडी में ले सकते हैं। पहली बात तो गुजरात के पास पेरिनियल रिवर्स नहीं है, बहुत कम पानी है। गुजरात के पास एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कच्छ है, जो हमारे पास रण का हिस्सा है। दूसरा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो नेबरिंग कंट्री से कनेक्टेड है, और बाकी हमारे पास कोस्टल लाइन है। बावजूद इन सारी चीजों के गुजरात आज सबसे ज्यादा विकास कर रहा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ में। और ये किस लिए कर रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि गुजरात राज्य ही केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर हर किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है। और ये मोदी जी की विजन है कि उन्होंने गुजरात के तमाम किसानों की जमीनों की जांच कराई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक उसके चेक किए हैं। उस हिसाब से किसानों को डिपार्टमेंट ने एडवाइस किया कि आपके सॉइल के पास ये मूल्य है, ये नहीं है, आप इस तरह की पैदावार लगाइए, इस तरह ठीक है। अब मैं इसको काउंटर करना चाहूंगी यहाँ पे, और मीन साहब के बाद उसके पास आती हूँ। मेरे को एक चीज सवाल, क्योंकि आसिफा जी एग्रीकल्चरल ग्रोथ कोई कर रहा है तो गुजरात स्टेट कर रहा है। अच्छा आसिफा जी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत बढ़िया रहा गुजरात में। उनका सवाल सुन लीजिए ना, पूरी तरह से बात को समझिए। नहीं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत बढ़िया रहा पूरे गुजरात में। आप सवाल सुन लीजिए कृपया करके। 3,55,000 फार्मर्स, किसान पिछले 10 साल में, आधा मिनट लूंगी। 3,55,000 फार्मर्स, किसानों ने खेती छोड़ दी। सवाल ये उठता है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन उसकी फ्लिप साइड ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि उनके लिए रूरल सेक्टर में आपने जॉब्स नहीं क्रिएट की। मैं आपको बता दूं, आपके आंकड़ों में सुधार कर दूं। किसानों ने खेती नहीं छोड़ी है। गुजरात मॉडल में किसानों को ऑल्टरनेटिव मिला है।
या तो वो कैटल रियरिंग में कर सकते हैं। अगर किसान की एक खेती सिर्फ फसल करता है और वो फेल जाती है तो बाकी देश में किसान आत्महत्या करते हैं। गुजरात में ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर भी करते हैं, फूलों की खेती है, फ्रूट की खेती है और साथ में कैटल रियरिंग है। और कैटल रियरिंग में दूध उत्पादन में इतना ऊंचे क्यों गया है गुजरात? क्योंकि गुजरात में पशुओं की बहुत ज्यादा केयर ली जाती है और सरकार वैक्सीनेशन के प्रोग्राम रखती है, पशु मेले रखती है जो देश भर में कहीं नहीं रखते और 122 बीमारियां पशुओं की। अच्छा आसिफा जी, अब आपको रोकना चाहूंगी। एनके सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मीम साहब के पास जाना है मुझे। मैं इनकी किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेरी मोदी जी से बात हुई कुछ दिन पहले तो उन्होंने बताया कि भाई साहब हम 11% ग्रोथ रेट मुतवातिर 10 साल से ले रहे हैं। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा यही तो मुश्किल है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और फैक्ट ये है कि 11% ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में रहा है, लेकिन वो है कौन सा ग्रोथ? जब हम उसमें गहराई से गए तो हमने पाया कि वो ग्रोथ रेट जो है कैश क्रॉप, चूंकि फाइनेंशियल असिस्टेंट एक सेक्शन को जो बड़ा किसान है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया तो कैश क्रॉप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो गरीब किसान था जो स्मॉल लैंड होल्डिंग करता था उसकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ी है। और इतनी नहीं बिगड़ी है बल्कि वो खेती नहीं छोड़ रहा है पूरी तरह से, उसको कोई जो स्टेट सपोर्ट होता है वो वहां नहीं मिला है। नतीजा ये हुआ है कि आपका जो लोअर उसका फूड ग्रेन प्रोडक्शन है और यही वजह है कि आप गिनी कोएफिशिएंट पे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ा है। मीम के पास जाना होगा, तमिलनाडु से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम है, मुझे मीम साहब के पास जाना होगा। मीम साहब, आसिफा जी ने जो कुछ कहा, उन्होंने तो 50 तरह की योजनाएं गिनाई, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है लगातार ये मोदीनॉमिक्स जो है फंडा, ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है आपके मुताबिक? देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि आंचल जी इन्होंने तो प्रोपेगेंडे की तमाम हदें जो हैं वो पार कर ली हैं। हमने आपको नहीं बल्कि हमने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म AICC के प्लेटफॉर्म से कहा है कि 15,000 करोड़ की पब्लिसिटी इन्होंने जो है वो अपनी कर रहे हैं मोदी जी अपनी जात के ऊपर, और ये पैसा हम पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। हम आज इनसे पूछते हैं करप्शन हमने किया, पैसा हमारे पास होना चाहिए, खर्च आप कर रहे हो, पता नहीं कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है। आप करप्शन का हिसाब दे दीजिए देश को। नहीं थी तो मैं नहीं आप केवल आपका 2G 3G रेलवे बोर्ड का करप्शन, आपका टेट्रा ट्रक्स, अंतरिक्ष निवास, आपका कोल गेट, आपका चॉपर गेट, आपके AICC के प्लेटफॉर्म से देश को पैसे का दे दीजिए जवाब। गुजरात मॉडल तो हम पेश कर लेंगे। आप गुजरात मॉडल राज किया है, हुआ मॉडल है, करप्शन का हिसाब अभी एनके सिंह जी ने जो सारे आंकड़े दिए हैं, 100 दिन जो आंकड़े आपको दिए हैं उनका जवाब आपके पास कुछ नहीं है। लोगों को कहा था 10 साल के बाद आपने देश की हालत क्या की, दिया है, यही जवाब दे दीजिए। आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। 10 सालों के बाद देश की जनता के सामने जाकर के अपना काम बताइए। मैंने इनकी बात आप अच्छा आसिफा जी, मीम साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मीम साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। करिए, आपको मैं 1 मिनट भी नहीं बोलने देता। अगर आप मुझे मालूम होता कि आप यही करने वाली है, पहले आपने कहा कि जब आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलूं। मेरी बात सुन ले जी। जो अभी एनके सिंह जी ने पूरे आंकड़े दिए हैं उनका कोई माकूल जवाब ये नहीं दे सकी हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ जो आपको पहले बताना चाहता था। लूट मचाई है मोदी साहब ने इनके गुजरात के अंदर, और लूट का एक इन्होंने ये गुजरात सरकार के आंकड़े दे रहा हूँ, घर से बना करके नहीं लाया हूँ जी। और अनंत को जवाब देते हुए इन लोगों ने कहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 करोड़, एक मिनट मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, 5 करोड़ 46,56,819 आंकड़े आपने गुजरात में चुनाव दर चुनाव लोगों को बताए और लोगों ने आपको एक वोट भी नहीं दिया गुजरात में। अडानी को सेल आपने 2012 में बताए। मुझे लगता है कि आंकड़ों की जादूगरी अब आखिरकार कौन कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का पूरा प्रचार रहा है कि हर मर्ज की एक दवा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी और उसका गुजरात का विकास मॉडल, लेकिन जनता शायद अपना फैसला खुद करेगी कि आखिरकार हर मर्ज की क्या वाकई एक दवा हो सकती है। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, उस सब का इलाज क्या नरेंद्र मोदी और गुजरात का विकास मॉडल हो सकता है। और देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी जरूरत है। क्या गुजरात मॉडल बाकी राज्यों में वाकई कारगर हो सकता है, फिट बैठ सकता है? बहरहाल चुनाव क्योंकि चल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। एक बड़ा सवाल बस ये है कि वाइब्रेंट
गुजरात समिट तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या ये समिट इसलिए किए जाते हैं ताकि कम से कम हेल्थ इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स पर जो गुजरात पिछड़ रहा है उसको कहीं ना कहीं छुपा दिया जाए। फिलहाल इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले आपको बता दें कि आज रात 8 बजे दीपक चौरसिया के साथ जरूर देखिएगा मोदी पर बटा बॉलीवुड। मोदी पर बॉलीवुड